हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिव स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बिहार एपीओ मेंस एग्जाम मुख्य परीक्षा और बिहार जुडिशरी मेंस एग्जाम मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन कौन सी हैं और मेंस एग्जाम के लिए किस बुक को फॉलो करें। तो कुछ किताबें एवं गाइड्स हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं जिसकी सहायता से आप बिहार एपीओ एवं जुडिशरी मेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो पहले हम आप लोगों के साथ कुछ बुक्स एवं गाइड्स को डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे कि बिहार एपीओ मेंस एग्जाम मुख्य परीक्षा के लिए सही ढंग से एवं बेहतर तरीके से और कम समय में तैयारी कैसे करनी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कुछ बुक्स एवं गाइड्स को देख लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनको एक बाय एक बारे में हम आपको डिटेल से बताते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 इंडियन एविडेंस एक्ट, ये लॉ फाइटर की जो किताब है ये प्री एवं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है पीले शब्दों में कि सभी राज्यों में आयोजित एचजेएस, सिविल जज एवं एपीओ प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु उपयोगी है। तो ये लॉ फाइटर है, ये एन सिंह की किताब है। इसमें आपको अध्यायवार जो व्याख्या की गई है एमसीक्यू भी मिलेंगे प्री के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन आंसर्स में फैक्ट्स मिलेंगे और इम्पोर्टेंट टिप्स दी गई हैं जिसको फॉलो करके आप प्री मेंस दोनों की तैयारी के साथ कर सकते हैं। और जो यदि आप कोई बुक प्रेफर करना चाहते हैं तो वो साक्ष्य विधि है, लॉ ऑफ एविडेंस की है, ये डॉक्टर अवतार सिंह की है जो कि सीएलपी की है, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन की है। इसके बाद जो भारतीय दंड संहिता 1860 है, ये भी लॉ फाइटर की है, इसमें भी वही चीज़ें दी गई हैं प्री एंड मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। और इसके लिए जो बुक आप प्रेफर करना चाहते हैं ये सूर्य नारायण मिश्रा जी की है, भारतीय दंड संहिता 1860। ये बुक्स जो है बुक्स आप इसलिए फॉलो कर सकते हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आंसर्स जो होते हैं बियर एक्ट्स में या फिर जो नोट्स होते हैं उसमें उपलब्ध नहीं होते हैं। तो डीपली पढ़ने के लिए आप बुक को फॉलो कर सकते हैं। और जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है, ये भी लॉ फाइटर की है, इसमें भी प्री एवं मेंस दोनों एक साथ तैयार हो सकते हैं आपके। और ये जो गाइड दी गई है बिहार सहायक अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा विशेषांक, इसमें हल प्रश्न पत्र सहित क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं जो कि सिर्फ बिहार एपीओ के लिए दिए गए हैं। सिर्फ बिहार एपीओ में जो कि दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय दंड संहिता एवं माइनर एक्ट्स जो कि लॉ से रिलेटेड जो जितने भी पेपर हैं आपके, वो सभी के प्रश्न और उत्तर आपको इस गाइड में दिए गए हैं। इसको भी आप मेंस के लिए फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद ये जो गाइड दी गई सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा गाइड, ये जो फर्स्ट एडिशन है, पहली बार ये बुक छपी हुई है। इसमें आपको जितने भी लॉ के हैं सभी के डायरेक्ट्स मिल जाएंगे और प्री एवं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक बनाई गई है। तो इसमें आपको जो आपका 7वां पेपर है बिहार एपीओ मेंस में, जो कि माइनर एक्ट्स हैं जिसमें 6 माइनर एक्ट से प्रश्नों को पूछा जाएगा, वो सभी बियर एक्ट्स भी इसमें दिए गए हैं। और इसके बाद यदि आप सिर्फ माइनर एक्ट्स के क्वेश्चन आंसर्स को तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बुक आपके लिए बहुत सही रहेगी। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में है। माइनर एक्ट जो कि है परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस की प्रस्तुति के द्वारा है ये। तो ये जो विधिवत हर्ष बिहारी श्रीवास्तव जी के द्वारा तैयार की गई बहुत ही बेस्ट बुक रहेगी माइनर एक्ट के लिए। इसके बाद यदि आप एक कॉमन बुक चाहते हैं तो ये जो गाइड दे रखी है उत्तर प्रदेश के लिए है, सिविल जज जूनियर डिवीजन एवं उच्चतर न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा गाइड जो दी गई है, ये आपके यूपी, एमपी, झारखंड, बिहार सभी राज्यों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है क्योंकि इसमें जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बेसिकली जो एक्ट होते हैं ये तो जम्मू कश्मीर राज्य को सभी राज्यों में प्रभावित है, परंतु 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य में भी सभी एक्ट संभवतः जो है प्रभावी हो गए हैं। जैसे कि ये भारतीय दंड संहिता 1860 था आपका, इससे 31 अक्टूबर 2019 से पहले जम्मू कश्मीर राज्य में प्रभावी नहीं था, वहाँ पे आईपीसी की जगह पे रणवीर संहिता प्रभावी थी, परंतु जो कि 31 अक्टूबर 2019 को एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर शब्द को रिमूव कर दिया गया है। तो भारतीय दंड संहिता जो है वो संपूर्ण भारत में प्रभावी है। तो किसी भी राज्य की आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट की जुडिशियल से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो गाइड है आपके लिए बेस्ट हो सकती है। इसमें जो है सभी क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। बस ये
किसी भी राज्य में ये होता है कि क्वेश्चंस तो वही होते हैं, सिर्फ जो पूछने का तरीका हो और जो पैटर्न होता है वो बदल दिया जाता है, और जो फैक्ट होते हैं लॉ के वो तो सभी में एक ही रहते हैं, क्योंकि चाहे वो एमपी का हो या फिर बिहार का हो या फिर यूपी का हो, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, जिस लॉ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो लॉ तो सभी जगह एक ही एप्लीकेबल हैं। तो आप कोई सी भी बुक फॉलो कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो बुक आपको दिखाई जा रही हैं ये हिंदी मीडियम के लिए है, इसकी इंग्लिश मीडियम में भी आती है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने इतनी बुकें आपको बताई हैं, ये आपके लिए बिहार एपीओ मेंस एवं जुडिशरी दोनों के लिए सहायक हो सकती हैं। तो आपको जो बुक अच्छी लगे, जो सुविधा से मिल सके, उसको आप परचेस करके तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में बिहार एपीओ एवं जुडिशरी के मेंस एग्जामों की परीक्षा से रिलेटेड कुछ बुक्स एवं गाइड्स आप लोगों से शेयर की, जिनकी सहायता से आप मेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अब हम ये बताने जा रहे हैं कि सही ढंग से एवं बेहतर तरीके से और कम समय में मेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। तो इसके लिए आप लोगों को कुछ ट्रिक्स एवं रूल्स को फॉलो करना होगा। उदाहरण के लिए आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ कि बिना याद किए हुए सेक्शंस धाराओं को कैसे याद रखा जा सकता है, जिसको आप कभी भी ना भूल सकें। जैसे कि मान लीजिए आप सीआरपीसी 1973 की धारा 2 में दी गई परिभाषाओं को याद करते हैं और उन्हें लिख कर के या फिर बार बार पढ़ कर के आपने रट लिया है, और याद हो जाने के बाद भी आप कुछ समय के बाद उनको भूल जाते हैं या फिर एग्जामिनेशन हॉल में रटा हुआ याद नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रश्न होते हैं या तो वो छूट जाते हैं या फिर जो उनके उत्तर होते हैं वो गलत हो जाते हैं। तो आज हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आपको रटना भी ना पड़े और सिर्फ एक बार पढ़ने से हमेशा याद बना रहे। जैसे कि सीआरपीसी 1970 की धारा 2 में कुल 26 परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे कि 2 सब क्लास ए, 2B, 2C, 2D, E, F, G, H ऐसे करके जो 22 तक में कुल 26 धाराएं दी गई हैं। तो जैसे कि मान लीजिए हम लोग कॉग्निजेबल लिखते हैं, तो COGNIJABLE कॉग्निजेबल हो गया। तो 2C में दिया गया है कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो 2C फॉर कॉग्निजेबल। 2J में दिया गया है जुरिडिक्शन, J फॉर जुरिडिक्शन यानी कि लोकल जुरिडिक्शन, स्थानीय क्षेत्राधिकार। 2O में दिया गया है ऑफिसर इंचार्ज यानी पुलिस थाने का बरसातक अधिकारी। इसी तरीके से 2P में क्या दिया गया है, तो 2P में दिया गया है प्लेस, P फॉर प्लेस। R फॉर यानी 2R में क्या दिया गया है, तो R में रिपोर्ट दिया गया है, तो 2R में दिया गया है रिपोर्ट यानी कि R फॉर रिपोर्ट यानी पुलिस रिपोर्ट। और 2S में क्या दिया गया है, स्टेशन यानी कि 2S फॉर स्टेशन यानी पुलिस स्टेशन। और 2G में क्या दिया गया है, जांच यानी G फॉर जांच, इंक्वायरी। और 2WA में विक्टिम की परिभाषा दी गई है, तो 2WA को हम लोग क्या पढ़ेंगे हिंदी में, बा यानी वा फॉर विक्टिम। तो उदाहरण के तौर पर ये कुछ ट्रिक्स जो हमने आप लोगों के साथ साझा की हैं, ऐसी ट्रिक्स सिर्फ सीआरपीसी की परिभाषाओं में ही नहीं है, अन्य एक्ट में भी हैं जिनको फॉलो करके आप हमेशा धाराओं को याद रख सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि मेंस एग्जाम की तैयारी सही ढंग से एवं बेहतर तरीके से और कम समय में कैसे करनी है। तो सबसे पहले जिस किसी भी एग्जाम की आप परीक्षा देने जा रहे हैं, चाहे वो जुडिशरी का हो, एपीओ का हो या लॉ से रिलेटेड किसी भी एग्जाम का हो, तो उसके सिलेबस की भली भांति जानकारी आपको होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जितने भी एग्जाम उससे पहले हो चुके हों, तो एग्जाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स हों, उनको आप भली भांति पढ़ें। और तीसरी बात ये है कि जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनको पढ़ने के बाद आप ये देखें कि किस टॉपिक से सबसे अधिक प्रश्नों को पूछा जाता है। तो जिन जिन टॉपिक से सबसे अधिक प्रश्नों को पूछा जाता है, उन टॉपिक्स पर आप अधिक फोकस करें। चौथी बात यह है कि टॉपिक को कैसे तैयार करें, क्योंकि एक टॉपिक से बहुत से प्रश्न बनते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक एविडेंस का टॉपिक ले लेते हैं, एडमिशन, स्वीकृति। तो स्वीकृति से हम लोग देखते हैं कि कितने प्रश्न बन सकते हैं। जैसे कि स्वीकृति के बारे में धारा 17 से 23 तक में दिया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। तो स्वीकृति का क्या अर्थ है, स्वीकृति की परिभाषा क्या है, स्वीकृति क्या है, स्वीकृति कौन कर सकता है एवं स्वीकृति कितने प्रकार से हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वीकृतियों के ग्राह्य करने के क्या क्या आधार हैं। दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत होती, कब इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु से संबंधित मौखिक स्वीकृतियां सुसंगत होती हैं। सिविल मामलों में स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं। स्वीकृति और संस्वीकृति में क्या अंतर है, समझाइए। तो इतने सारे प्रश्न जो हैं एक टॉपिक से बन सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत से प्रश्न इस टॉपिक से बन सकते हैं।
तो सभी प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। उत्तर कैसे दे सकते हैं, इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और आप आसानी से किसी भी प्रश्न का उत्तर आसानी से लिख सकेंगे। तो आपको बता दूं कि किस तरह से मेहनत करके अच्छे नोट्स तैयार करने हैं। तो ये जो टॉपिक हमने आपको बताया है, इसका वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसको फॉलो करके आप इसको देख लीजिएगा कि जो एक टॉपिक है, इसके आधार पर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो आप सबसे पहले जब भी आप मेंस एग्जाम की तैयारी करें तो प्रश्नों को पढ़कर उत्तर लिखने की प्रैक्टिस कभी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से होता यह है कि जिस प्रश्न को आपने तैयार किया है उस प्रश्न को परीक्षा में घुमाकर पूछ दिया गया। तो ऐसी स्थिति में लोग या तो प्रश्न का उत्तर सही ढंग से लिख नहीं पाते हैं या फिर प्रश्न को ही छोड़ देते हैं। तो आप प्रश्नों को तैयार ना करके सीधे सीधे एक एक टॉपिक को तैयार करें और एक एक टॉपिक कवर करके लिखें। तो टॉपिक को तैयार करने के लिए सबसे पहले आप एक टॉपिक चुनें और उस टॉपिक में देखें कि कितनी धाराएं हैं, एक टॉपिक के अंतर्गत कितनी धाराएं कवर हो जाती हैं और उसमें मुख्य मुख्य धाराएं कौन कौन सी हैं, और जो मुख्य मुख्य धाराएं हैं उनके इम्पॉर्टेंट एलिमेंट को लिखें। उसके बाद आप प्रश्नों को लिखकर फिर हल करने का प्रयास करें। ऐसा करने से आपकी तैयारी बेहतर ढंग से एवं कम समय में हो जाएगी और तथ्य जो हैं, फैक्ट्स सेक्शंस के, वो आपको लंबे समय तक भी याद रहेंगे। और यदि आपका एक टॉपिक तैयार हो गया तो उससे किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो उसका उत्तर आप आसानी से और अधिक शब्दों में लिख सकेंगे। जैसे कि एक टॉपिक जो हमने आपको दिखाया है, इसका जो उत्तर हमने इस तरीके से फ्रेम किया है, इसका वीडियो आप एक बार देखिएगा तो आपको एहसास हो जाएगा कि किस तरीके से मेंस की तैयारी करनी है। तो इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, यदि आप इस तरीके से नोट्स बनाएंगे और इस तरीके को फॉलो करेंगे तो आई होप, मैं पूरे विश्वास से कहता हूं कि आप एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी प्रश्न को छोड़ कर के नहीं आएंगे। तो इस वीडियो को आप एक बार देख जरूर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके अलावा जैसे कि आप मान लीजिए कि अदर टॉपिक की बात कर लेते हैं, जैसे कि आईपीसी से मान लीजिए आपने कोई 2 सेक्शन तैयार किए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए धारा 146 और 159 को तैयार किया, 146 एवं 159। तो 146 में बलवा को परिभाषित किया गया है और 159 में दंगा को परिभाषित किया गया है। तो आपने सबसे पहले करना ये है कि धारा 146 जो कि बलवा को परिभाषित करती है, तो इसके सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट्स एलिमेंट्स लिख लेने हैं ब्रैकेट से। जैसे कि बलवा 146 में परिभाषा दी गई है, जैसे कि बलवा में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के बीच लड़ाई हुई हो। दूसरा जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है कि उनका सामान्य उद्देश्य हो। और तीसरा एलिमेंट्स ये है कि सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में। चौथा ये है कि बल या हिंसा का प्रयोग किया गया हो। तो इसके जो बलवा के इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स थे, इनको हमने लिख लिया ताकि इनको हम आसानी से याद करें और ये कम शब्दों में है। और इसी तरीके से हम जो दूसरा सेक्शन है उसके इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। जैसे कि धारा 159 है, दंगा को परिभाषित करती है। तो दंगा के जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं, जैसे कि दंगा में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हों और जो उनके बीच लड़ाई हुई हो वो लड़ाई सार्वजनिक स्थान में हो। दूसरा ये जो तथ्य है आपका इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हों और जो लड़ाई हुई हो वो सार्वजनिक स्थान में हुई, और उस लड़ाई से जो कि सार्वजनिक स्थान में हुई है तो लोक शांति में विघ्न पैदा हुआ हो, यानी कि लोक शांति में विघ्न हुआ हो। तो ये जो इम्पोर्टेंट्स एलिमेंट्स हैं इनको हमने लिखा। सबसे पहले हमें सेक्शंस को पढ़ना है, उसके इम्पोर्टेंट्स एलिमेंट्स निकालना है। उसके बाद फिर दोनों में अंतर को देख लेते हैं कि दोनों में क्या क्या अंतर हैं। तो हमने सबसे पहले 146 के इम्पोर्टेंट्स एलिमेंट्स लिखे और 159 के एलिमेंट्स को लिखा। अब क्वेश्चंस इससे जो आपके बनते हैं तो इस तरीके से बन सकते हैं, जैसे कि बलवा का क्या अर्थ है, परिभाषा देकर समझाइए। बलवा में कम से कम कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन से बन सकता है कि बलवा के लिए अधिनियम में कितना दंड निर्धारित किया गया है। दंगा के संबंध में जो क्वेश्चन है कि दंगा की परिभाषा अधिनियम की किस धारा में दी गई है, दंगा की परिभाषा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की धारा 160 में दंगा के लिए कितना दंड निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन सकता है कि दंगा के लिए व्यक्तियों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है, उदाहरण देकर समझाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन बलवा एवं दंगा की परिभाषा दें एवं बलवा और दंगा में अंतर को समझाइए। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यदि आपने टॉपिक को तैयार किया है और आपने
सेक्शंस के इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स लिख लिए हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चंस का उत्तर देने में तनिक सी भी कठिनाई नहीं होगी। जैसे कि बलवा और दंगा में जैसे हमने फैक्ट लिखे थे कि बलवा के लिए कम से कम 5 व्यक्ति और दंगा के लिए कम से कम 2 व्यक्ति, तो आप अंतर जब लिखें तो लिख दें कि बलवा को धारा 146 में परिभाषित किया गया है और दंगा को 159 में। बलवा के लिए जो व्यक्ति हैं कम से कम 5 होने चाहिए और दंगा के लिए कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। और जो झगड़ा है वो बलवा के संबंध में किसी भी स्थान पर हो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे निजी स्थान में, लेकिन दंगा जो है सिर्फ सार्वजनिक स्थान पर ही होना चाहिए। और बलवा के संबंध में ज़रूरी नहीं है कि लोक शांति में विघ्न पैदा हुआ हो, जबकि दंगा में ये आवश्यक है कि सार्वजनिक स्थान पर जो दंगा हुआ है उससे लोक शांति में विघ्न पैदा हुआ हो। और जो बलवा का दंड दिया गया 147 में दिया गया और दंगा के लिए दंड 160 में दिया गया है। तो इस तरीके से आप यदि इम्पोर्टेंट्स एलिमेंट्स लिख लिए हैं तो आप उत्तर को आसानी से लिख सकते हैं। और जब दंड के बारे में लिखते हैं तो आप लिखते हैं कि बलवा के लिए दंड जो है धारा 147 में 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों, और दंगा के लिए जो दंड है 1 महीने का कारावास या 100 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों दिए जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप परिभाषा भी लिख सकते हैं और अंतर भी लिख सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस का प्रयोग करना होगा तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर आराम से दे सकते हैं। तो आप इस तरह से यदि तैयारी करेंगे तो कम समय में और बेहतर तरीके से तैयारी करके अच्छे अंक ला सकेंगे। तो यदि आपको धाराओं के इम्पोर्टेंट्स एलिमेंट्स लिखने में कोई भी परेशानी होती है तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल शिव स्टडी ऑफ लॉ पर उपलब्ध भारतीय दंड संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के कंप्लीट नोट्स के वीडियो मिल जाएंगे, जिनको फॉलो करके आप अपनी तैयारी को आसान बना सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए वीडियो के जो लिंक हैं उनको मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दूंगा, तो आप लिंक को फॉलो करके आसानी से वीडियो को देख सकते हैं। वैसे आपको यहाँ पर स्क्रीन पर जाएंगे, वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो सब दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ 2 घंटा 37 मिनट का जो वीडियो दिखाई दे रहा है वो IPC का कंप्लीट वीडियो है, जिसमें प्री एवं मेंस दोनों एक साथ कैसे तैयार किए जाते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो इसको फॉलो करके आप एक बार देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट्स जो एलिमेंट हैं सेक्शंस के उनको कैसे लिखना है। तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा और आपको काफ़ी सुविधा होगी। इसके अलावा जो काफ़ी वीडियो पड़े हुए हैं, जैसे कि ये पार्ट 4, पार्ट 3, पार्ट 1 और पार्ट 2 जो हैं एविडेंस के पड़े हुए हैं, इनको फॉलो करके देख सकते हैं आप कि किस तरीके से इम्पोर्टेंट्स एलिमेंट्स को लिखना है। और इसके अलावा जो लोग बिहार APO मेंस यानी मुख्य परीक्षा की तैयारी कम समय में और बेहतर ढंग से और अच्छे से करना चाहते हैं तो उनको कंप्लीट नोट्स टॉपिक वाइज हमारे यूट्यूब चैनल शिव स्टडी ऑफ लॉ पर जाकर के चैनल को सब्सक्राइब, तो यहाँ पर सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब करके और जो बेल आइकन दिया है इसको क्लिक करके और जो ऑल नोटिफिकेशन है इस पर क्लिक कर लेना है। और इस सब्सक्राइब बटन के पास में जो ज्वाइन बटन दिया गया है इस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सदस्यता लेकर के आप बिहार APO मेंस एग्जाम की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। जब आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये 3-4 जो ऑप्शन आएंगे, तो सबसे पहले आपको 159 वाले प्लान पर क्लिक करना है, सिल्वर स्पेशल प्लान। यदि जो कोई बिहार APO मेंस एग्जाम जो कि मुख्य परीक्षा के संबंध में जो पेपर नंबर 7 है माइनर एक्ट्स, जिसमें 6 एक्ट से प्रश्नों को पूछा जाएगा, यदि उसके इम्पोर्टेंट्स नोट्स PDF में और वीडियोज के माध्यम से पाना चाहते हैं तो वो सिर्फ जो है सिल्वर एस प्लान जो है 159 वाला, इसको ज्वाइन करके नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। और जो लोग बिहार APO मेंस एग्जाम मुख्य परीक्षा के सभी पेपर्स, ऑल पेपर्स जो 7 पेपर्स दिए गए हैं उनके कंप्लीट नोट्स चाहते हैं तो वो लोग जो गोल्डन या स्पेशल प्लान दिया गया है 799 का, इसको ज्वाइन करके और बिहार APO मेंस एग्जाम के कंप्लीट पेपर्स की तैयारी कर सकते हैं। और यदि आपको कोई समस्या उत्पन्न होती है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9935520703 जो आपको यहाँ अबाउट में मिल जाएगा, दिया है यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया है 9935520703, या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।